देश भर में पेट्रोल और डीजल। श्रीनगर के हैदरपोरा में आतंकियों का पुलिस टीम पर हमला, कांस्टेबल शहीद। कश्मीर में आतंकी संगठन हिज्ब के कमांडर यासीन इट्टू ने वीडियो जारी कर दी गीदड़ भभकी। यूरोपियन संसद ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए मिलिट्री कोर्ट और ईस्ट रिंदा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान के झूठ बोलने पर भड़का रूस, कहा कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के लिए नहीं कहा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे अरुण जेटली, राजनाथ और वेंकैया। राष्ट्रपति चुनाव की सियासी कसरत के बीच आज से अमित शाह का 3 दिन का दौरा। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड घोटाले में सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पटना में करेंगे रैली। मंदसौर फायरिंग के विरोध और कर्ज माफी की मांग को लेकर देश भर में आज किसानों का चक्का जाम। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद दिवाकर रेड्डी पर बदसलूकी के आरोप के बाद इंडिगो और एयर इंडिया ने सफर करने पर लगाई पाबंदी। चारा घोटाले मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में आज पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। 1993 सीरियल बम धमाकों के मामले में मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट अबू सलीम और मुस्तफा डोसा समेत 6 आरोपियों पर सुना सकती है फैसला। रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच अगले 5 साल के लिए 40,000 करोड़ के निवेश का करार। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब 7 की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देश में अब रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमत तय हो गई है। कीमत सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। देश की तकरीबन 56,000 पेट्रोल पंपों की नई कीमत लागू हो गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹1.24 प्रति लीटर की कमी हुई है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ग्राहकों से अपील की है कि रोजाना पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत की सूचना आप लें। इसके लिए एक ऐप भी जारी किया गया है। फ्यूल एट आईओसी नाम के एक ऐप में आईओसी के हर पेट्रोल पंप पर तेल की कीमतों की जानकारी ले सकते हैं। देश में आज से पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें लागू हो गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹67.17 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹57.18 प्रति लीटर हो गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल ₹70.64 प्रति लीटर और डीजल ₹59.52 प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹59.52 प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹89.24 प्रति लीटर और डीजल ₹62.82 प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत ₹70.05 प्रति लीटर और डीजल ₹60.46 प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत का पता लगाने के लिए कई तरीके हैं। मोबाइल से आप पता कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल का क्या रेट चल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के ऐप fuel@IOC से दाम आप जान सकेंगे। मैसेज भेजकर आप डीजल और पेट्रोल की कीमत का पता कर सकते हैं। मोबाइल पर मैसेज में RSP लिखने के बाद स्पेस दें। डीलर कोड लिखकर 9224992249 पर भेजकर आप कीमत का पता लगा सकते हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम कब बढ़ाए हैं, इस पर भी नजर डालें तो 31 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। पेट्रोल की कीमत में ₹1.23 प्रति लीटर का इजाफा हुआ था।
डीजल के दाम 89 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे। 15 मई को पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ था। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर ये सस्ता हुआ था। डीजल की कीमतों में 2 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर कटौती की गई थी। 1 मई को पेट्रोल के 10 पैसे और डीजल के दाम में 44 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। एहतशाम, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि कितना आसान या कितना मुश्किल होने वाला है अगर वो ये पता लगाना चाहें कि आज पेट्रोल और डीजल के क्या दाम होंगे उनके शहर में। देखिए, जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसके लिए वेबसाइट भी एक लॉन्च किया है हर तेल कंपनियों ने। इसके अलावा SMS सर्विस है और कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें जो भी रेट तय होगा सुबह 6 बजे रोजाना ये रेट तय किया जाएगा और जो भी तय होता है रेट वो आम ग्राहक जो है वो सीधे सीधे तेल कंपनियों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीलर पेट्रोल और डीजल की बिक्री करते हैं वो भी अपने यहाँ डिस्प्ले करेंगे कि क्या आज का रेट है। उसमें अगर ग्राहकों को कोई भी शक और शुबा हो तो वो सीधे तेल कंपनियों से बात कर सकते हैं। इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाया गया है और अब रोजाना जो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत होगी उस पे घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत उसी के अनुसार तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम। पंजाब के लुधियाना में कुछ लोग हाथों में बैनर पोस्टर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये लोग 1 जुलाई से लागू होने वाले GST का विरोध कर रहे थे। इसीलिए लुधियाना में सैकड़ों व्यापारी हाथों में पोस्टर बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारी कपड़े पर 5% टैक्स लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। व्यापारियों ने GST वापस लेने की भी मांग की। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये कानून को वापस ले। छोटे कारीगर, गरीब जनता, वो लोग जिनकी रोजी रोटी इसमें चलती है। राजस्थान के अजमेर में भी कपड़ा कारोबारियों ने GST के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी और सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें जो टैक्स लगाया गया है ये कभी भी मान्य नहीं है और हमारा विरोध जारी रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी व्यापारी संगठनों ने GST के खिलाफ बाजार बंद रखे। GST लागू होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे उसका विरोध भी तेज होने लगा है। व्यापारियों की दलील है कि GST लागू होने से सामान महंगा हो जाएगा जिसकी वजह से उनका धंधा चौपट हो सकता है। इसीलिए गुजरात के सूरत में भी व्यापारियों ने GST के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया तो महाराष्ट्र में भी व्यापारियों ने GST लागू होने के बाद कपड़ा कारोबार चौपट होने की आशंका जताई। कपड़ा कारोबार ही नहीं, एयरलाइन कंपनियों को भी GST को लेकर कई आशंकाएं हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच उड्डयन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर GST लागू करने के लिए और वक्त मांगा है। मंत्रालय की दलील है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर टैक्स के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने व्यापारियों की समस्याएं वित्त मंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया। GST परिषद की बैठक 18 जून को होगी जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच अब पाकिस्तान और भारत के बीच होगा। बर्मिंघम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और शानदार गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को 264 रन पर ही समेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की टीम ने बढ़िया शुरुआत की और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 123 रनों की शानदार पारी खेली और नॉट आउट रहे। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने भी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 78 गेंदों में 96 रन बनाए। रोहित और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 178 रनों की साझेदारी हुई। अब रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली गुरुवार को 88 रन के स्कोर पर पहुंचते ही वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। कोहली ने 175वीं पारी में ये बड़ा मुकाम हासिल किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका कप्तान एबी डिविलियर्स के नाम पे था जिन्होंने 182 पारियों में ये लक्ष्य हासिल किया था। इस रिकॉर्ड के साथ ही विराट कोहली ने भारत के ही सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को भी पीछे छोड़ दिया। Obviously, if you reach the finals, you have to play some good cricket, and they credit to them. They've turned around things for themselves really well. चारा घोटाले में लालू यादव की शुक्रवार को पेशी होगी। चारा घोटाला केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को रांची की सीबीआई अदालत में पेश होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में 17 और हाई कोर्ट में 249 जजों की नियुक्ति की गई। हमने 249 हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति करने में सहयोग किया।
योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 15 जून तक 60% से ज्यादा सड़कें गड्ढा मुक्त हुईं। 75,044 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम पूरा कर लिया है। सरकार सड़कों पर काफी गड्ढों को भरने का दावा कर रही है, लेकिन हरदोई समेत कई जगहों पर अब भी हालात बदले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद यूपी सरकार ने सूबे में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। कानपुर आईआईटी में छात्रों ने गाउन और हैट की बजाय कुर्ता पाजामा पहनकर दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कानपुर देहात में एक बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। बिजनौर में कुछ मुस्लिम परिवार रमजान के महीने में गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं। अगले महीने होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। वेस्टइंडीज के साथ वनडे सीरीज के लिए घोषित टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं है, जबकि युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी जगह मिली है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया है। उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व एथलीट पीटी उषा की केरल के कोझिकोड में खोली गई अकादमी का उद्घाटन किया। उषा जी, द नेशन इज प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान में फिल्म वितरक सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट को दिखाने के लिए अब तक कोई फैसला नहीं ले पाए। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन, तू मेरा जिन्न। सलमान की कंपनी का कामकाज संभालने वाले लोगों को उम्मीद है कि फिल्म ट्यूबलाइट पाकिस्तान में भी रिलीज होगी। फिल्म ट्यूबलाइट का पहला डायलॉग प्रोमो जारी कर दिया गया। मैंने आपसे कहा था कि मेरे आंखों के सामने भगवान स्वयं दूध पी गए। हाँ याद आया, जी वो पानी नहीं था। खबर है कि योग गुरु बाबा रामदेव पर अजय देवगन एक फिल्म बना सकते हैं। टीवी कलाकार करण मेहरा की पत्नी निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुनाव को संपन्न कराने के लिए कवायद भी अब तेज हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बीजेपी की गठित कमेटी के सदस्य राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सत्ताधारी दल की ओर से नामित राष्ट्रपति प्रत्याशी का नाम भी रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वेंकैया नायडू ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी बातचीत की है, जिसके बाद पवार ने दिल्ली आकर बातचीत का भरोसा दिया। वेंकैया नायडू ने बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल से भी बात की। दिल्ली में कंधे पर झोला लटकाए और हाथों में फाइल लिए कुछ लोग संसद के पास नजर आए। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच ये लोग नामांकन भरने पहुंचे थे। इसलिए कानपुर के रहने वाले एमसी शर्मा कंधे पर झोला लिए संसद आए थे। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच भले ही बड़े दलों ने उम्मीदवार घोषित न किए हों, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भरने पहुंचने लगे हैं। और हमको उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये समर्थन भी कहीं न कहीं से जुटा लेंगे। यूपी के शाहजहांपुर से एक और शख्स वैद्यराज किशन भी राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने पहुंचे थे। मैं बनूंगा देश की सेवा करने के लिए। इसी तरह पंजाब और तमिलनाडु से भी निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। अब तक 6 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को सोनिया गांधी के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमित शाह की बनाई कमेटी की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि सोनिया के सामने बीजेपी की कमेटी राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम पेश करेगी और उस नाम पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सोनिया गांधी अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ही फैसला सुनाएंगी। इसके लिए 20 या 21 जून को विपक्ष की बैठक हो सकती है। हमारी तरफ से इच्छा यही रहती है, प्रयास भी रहता है कि काम सहमति बने। कांग्रेस के रुख से साफ है कि सभी दलों को अगर बीजेपी का उम्मीदवार मंजूर नहीं हुआ तो विपक्ष अपना अलग प्रत्याशी मैदान में उतार सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुधवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद उम्मीदवार के नाम पर अब तक असमंजस है और कोई भी दल अपने पत्ते नहीं खोल रहा। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव को भी बीजेपी के फैसले का इंतजार है। राष्ट्रपति अभी नरेंद्र मोदी के कस्टडी में है, उसमें से निकलेगा तो फिर देखा जाएगा। जबकि समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि एक नाम पर सभी दलों की सहमति बनाना सबसे बड़े दल का काम है। तो सर्वानुमत नहीं बनती है, चुनाव होगा ही। शिवसेना ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम सुझाया। मोहन भागवत के सिवाय कोई दूसरा नाम उसके लिए योग्य नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक मुंबई में 18 जून को अमित शाह राष्ट्रपति चुनाव पर समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। शिवसेना ने पहले ही ऐलान किया था कि राष्ट्रपति चुनाव में वो बीजेपी को समर्थन दें, ऐसा जरूरी नहीं है। बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कमेटी बनाने के अलावा खास रणनीति भी तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीपीएम प्रमुख सीताराम येचुरी से बात करेंगे, जबकि नीतीश कुमार से अरुण जेटली बात करेंगे। नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेता मुरलीधर राव को एआईएडीएमके के दोनों गुटों से बात करने का काम सौंपा गया है। साथ ही एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को टीएमसी और बीजेडी से बात करने को कहा गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में बुधवार को विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाए जाने से आम आदमी पार्टी नाराज है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक भले ही विरोधी दलों ने उन्हें बैठक में न बुलाया हो, लेकिन उनके पास भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार है। जहां तक राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर सवाल है, अभी हम देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट्स हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की नाराजगी पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी का इस वक्त कोई राष्ट्रीय महत्व मैं नहीं देखता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी है, लेकिन अब तक वो विपक्ष के किसी भी खेमे में जगह नहीं बना पाई। उधर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के कटघरे में खड़े पाकिस्तान में मानवाधिकार और खासतौर पर मृत्युदंड प्रावधानों के दुरुपयोग पर यूरोपियन संसद ने भी सख्त रुख अपनाया है। यूरोपीय संसद ने अपने प्रस्ताव में पाकिस्तानी सैन्य अदालतों के कामकाज के तरीकों पर गहरी चिंता जताई। साथ ही यूरोपियन संसद ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट और ईश निंदा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। यूरोपीय संसद में पारित प्रस्ताव में पाकिस्तान में ईश निंदा कानून के तहत जरूरी मृत्युदंड प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। यूरोपियन संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव में लिखा गया है कि पाकिस्तान को मृत्युदंड पर से 2015 में उठाई गई पाबंदी को फिर से लागू करना चाहिए। पाकिस्तान में गड़बड़ी भरी जो दंड प्रक्रिया है, उसके चलते बच्चों और मानसिक रोगियों को मृत्युदंड देना चिंताजनक है। पाकिस्तान इरादतन हत्या के मामलों के अलावा सजाए मौत न दे, बच्चों और मानसिक रूप से अस्थिर लोगों को सजा देने पर रोक लगाए। पाकिस्तान मूलभूत मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करे। पाकिस्तान सरकार सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान यातना हत्या के मामले पर उचित कदम उठाए। कैद में हुई हत्याओं के मामले पर संस्था फौरन कड़ी कार्रवाई करे। पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से सुनवाई करने वाली सैन्य अदालतों का इस्तेमाल खेदजनक। सैन्य अदालतों के कामकाज की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को इजाजत देनी चाहिए। किसी तीसरे देश के नागरिक पर केस के मामले में काउंसलर संपर्क और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को ईश निंदा कानून के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। सोशल मीडिया पर ईश निंदा के नाम पर मुकदमे और सजा के हालात चिंताजनक। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कई लोग हाथों में नवाज शरीफ का पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ पहली बार जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे, लेकिन उनके आने से पहले वहां नवाज शरीफ के कई समर्थक जुटे और नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर बाद नवाज शरीफ का काफिला वहां पहुंचा और वो अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर अंदर चले गए। इस दौरान उनके दोनों बेटे हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ भी उनके साथ थे, जो पनामा पेपर लीक मामले में आरोपी हैं। लेकिन नवाज शरीफ के अलावा किसी को जांच कमेटी के सामने नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जांच कमेटी ने केवल नवाज शरीफ को ही पूछताछ के लिए बुलाया था और उनके साथ अंदर गए लोगों को एक अलग कमरे में बिठाया गया। और जब पूछताछ खत्म हुई तो नवाज शरीफ ने साफ किया कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से संबंधित सभी दस्तावेज जांच कमेटी को सौंप दिए हैं। ये सारी दस्तावेजात JIT को दे दी हैं। इस मामले में नवाज शरीफ पर विदेशों में बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एक कमेटी इन आरोपों की जांच कर रही है। आज से पेट्रोल और डीजल के दाम तय हो गए हैं। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से अब रोजाना बदलेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। आज से लागू हुआ नया नियम। श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकियों की पुलिस टीम पर हमले में कांस्टेबल शहीद। कश्मीर में आतंकी संगठन हिज्ब के कमांडर यासीन इट्टू ने वीडियो जारी कर दी गीदड़ भभकी। यूरोपियन संसद ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए मिलिट्री कोर्ट और ईश निंदा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान के झूठ बोलने पर भड़का रूस, कहा कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के लिए नहीं कहा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे अरुण जेटली, राजनाथ और वेंकैया।
शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड घोटाले में सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार के पटना में रैली करेंगे। मंदसौर फायरिंग के विरोध और कर्ज माफी की मांग को लेकर देश भर में आज किसानों का चक्का जाम। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद दिवाकर रेड्डी पर बदसलूकी के आरोप में इंडिगो और एयर इंडिया ने हवाई सफर पर लगाई पाबंदी। चारा घोटाले मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। सीरियल बम धमाकों के मामले में मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट अबू सलेम और मुस्तफा डोसा समेत 6 आरोपियों पर सुना सकती है फैसला। रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच अगले 5 साल के लिए 40,000 करोड़ के निवेश का करार। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमले में 2 सिपाही घायल हो गए, जिनमें से एक सिपाही की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद सिपाही की पहचान कांस्टेबल सज्जाद के रूप में हुई है, जो बांदीपुरा के रहने वाले थे। आतंकी हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को घेरे में ले लिया। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। रिफत, क्या ये अभी फायरिंग अभी भी जारी है? देखिए अर्पिता, फायरिंग उसी टाइम खत्म हो गई थी, क्योंकि जो ही मिलिटेंटों ने फायरिंग की तो उस वक्त ही भाग गए वो, क्योंकि 2 जो है पुलिस एहलकारों को उन्होंने निशाना बनाया, जिनमें से एक की मौत हुई और एक अभी भी जो है जख्मी है और गंभीर रूप से वो घायल है। तो उसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि श्रीनगर में इस तरह की एक घटना काफी अरसे के बाद हुई है। इससे पहले इस तरह की हरकतें होती थी, लेकिन अब ये फिर से ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंटों की प्रेजेंस अब श्रीनगर शहर में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्रेनेड के हमले हो गए थे श्रीनगर शहर में कुछ दिन पहले। उसके बाद JNK बैंक के साथ में ये अटैक किया गया और उसके बाद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए और ये शाम के वक्त ऐसा किया गया। तो इससे ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि अगर हम कुछ दिनों की बात करें, 3-4 दिनों में मिलिटेंट एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई हैं साउथ कश्मीर में भी। और अब अगर सेंट्रल कश्मीर में ऐसा होता है तो ये ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में ज्यादा घटनाएं नहीं होती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में दूर पहाड़ियों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। भारतीय सेना ने सीमा पार से हो रही पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब देते हुए उसके 2 सैनिकों को मार गिराया। और नौशेरा सेक्टर में मासूम गांव वालों को निशाना बना रहे पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे पहले पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना की 12 पोस्ट और 6 गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग की। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने LOC के गांव पर मोर्टार भी दागे, लेकिन भारतीय सेना ने मुस्तैदी से उसके हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि पाकिस्तान इसके बाद भी बाज नहीं आया और उसने फिर नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर पाकिस्तान से निपटने की नीति में विफल होने का आरोप लगाया और कश्मीर के बिगड़े हालात पर सरकार को निशाने पर लिया। किसी भी मसले का हल मोदी सरकार नहीं कर पाई। हालांकि सरकार ने साफ किया कि घाटी के हालात सुधारने के साथ साथ वो पाकिस्तान की हरकतों का भी बखूबी जवाब दे रही है। सभी ने उनको जगह जगह पर उचित जवाब दिया है। बीते 1 महीने में पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और इसकी आड़ में वो आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। हिजब कमांडर यासीन निट्टू ने धमकी भरा एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो आतंकी हमले के लिए आतंकियों को बधाई देता नजर आ रहा है। वीडियो में आतंकी यासिन गीदड़ भभकी दे रहा है कि घाटी में आतंकी हमले होते रहेंगे। आतंकी यासिन ने पुलिस वालों को भी धमकी दी कि वो आतंकी संगठनों में शामिल हो। यासिन ने वीडियो में पत्थरबाजों का जिक्र भी किया। उन सभी साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने भारतीय साम्राज्यी फौज, भारतीय पुलिस पर कामयाब कार्रवाइयां जारी रखी। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान
बादाम के कारोबार की आड़ ले रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस कैलिफोर्निया आलमंड्स की पैदावार होती है उसे बड़ी तादाद में कश्मीर के व्यापारियों को बेचा जाता है और इसमें जुटाई गई रकम का इस्तेमाल घाटी में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता है जिसके तहत एलओसी के जरिए दोनों देशों की कई चीजों को खरीदते और बेचते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर कारोबार की आड़ में धोखे का ये जो खेल है वो चल रहा है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान बादाम के कारोबार की आड़ ले रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिन कैलिफोर्निया आलमंड्स की पैदावार होती है उन्हें बड़ी तादाद में कश्मीर के व्यापारियों को बेचा जाता है और इससे जुटाई गई रकम का इस्तेमाल घाटी में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता है जिसके तहत एलओसी के जरिए दोनों देश कई चीजों को खरीदते और बेचते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर कारोबार की आड़ में धोखे का खेल चल रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ आज देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हाईवे को जाम करेगा। किसान संघ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंदसौर में कर्ज माफी के दौरान फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया था। किसानों ने कल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था। दिल्ली में जंतर मंतर पर भारी तादाद में किसान नजर आए। मध्य प्रदेश के बाद किसानों के मुद्दे पर देश भर में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद मंदसौर में हुई फायरिंग की जांच की मांग भी होने लगी है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन समेत कुछ दूसरे किसान संगठन के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। उनका यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की किसान नीतियों के खिलाफ था। इन्होंने हमको झांसा दिया, हमारे साथ ठगी की। किसान आंदोलन पर देश भर में फैल रही आग के बीच किसान संगठनों ने मंदसौर में हुई फायरिंग की सीबीआई जांच की मांग की। क्या वो अपना हक मांग रहा है तो उसको आप गोली दोगे? किसानों के विरोध प्रदर्शन को वाम दलों का भी समर्थन था, लिहाजा उन्होंने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि फसल लागत दर, मजदूरी और 50% देंगे, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में जंतर मंतर पर जुटे किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो देश भर में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। किसान आंदोलन पर देश भर में सियासत भी जारी है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा अब ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। लिहाजा कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। आज तक कोई न्यायिक जांच मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया तो वहां पर गोली चली। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी किसानों की आवाज बुलंद करते हुए बयान में कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। किसानों के संकट का कारण नोटबंदी है। सत्ताधारी दल अपने वादे निभाए और राज्यों पर अपनी जिम्मेदारियां न थोपे। किसानों के मुद्दे पर विरोधी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को निशाना बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष के हमलों से बेपरवाह शिवराज भगवान की शरण में पहुंचे और मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर जाकर शिवराज सिंह ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने भगवान से मध्य प्रदेश में अमन की प्रार्थना की। यही प्रार्थना की है, मध्य प्रदेश में शांति रहे। मध्य प्रदेश में किसान मुद्दे पर शिवराज के खिलाफ सत्याग्रह का मोर्चा संभाले कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सिंधिया ने मंदसौर दौरे पर शिवराज को मिली सुविधा पर भी सवाल खड़े किए। एक ही शहर में 7 मृतक के घरों में जाने के लिए 7 हेलीपैड बनाए गए। मध्य प्रदेश में सरकार और विपक्ष की लड़ाई के बीच किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। होशंगाबाद में एक और किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के मुताबिक कर्ज में डूबा किसान सूदखोरों से परेशान था। किसानों के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में भी हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष किसानों की कर्ज माफी और खुदकुशी पर बहस चाहता था, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया, जिसके बाद अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। दोनों पार्टी के विधायक हाथों में उन अखबारों की कटिंग लेकर नारेबाजी करने लगे जिनमें किसानों को नोटिस भेजने की खबरें छपी थीं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि किसान का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें भद्दी गालियां दी। जे पहलों किसानां दी मजदूरां दी गल कीती जावे, उत्ते विचार कीता जावे। सदन में बहस होनी बहुत जरूरी है। सरकार ने अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कदम को गलत ठहराया। अकाली पार्टी ने भी, आम आदमी पार्टी ने तो सारे ही हद क्रॉस कर दिए ना। पंजाब में विपक्ष ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं होता उनका विरोध जारी रहेगा। इस बीच राजस्थान में भी किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
जयपुर में आरएसएस के समर्थन वाले भारतीय किसान संघ ने महापड़ाव के साथ किसान आंदोलन की शुरुआत की। ये लोग कर्ज माफी और किसानों के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि किसी भी सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने के लिए किसी सरकार ने विचार नहीं किया है, इसलिए अब किसान की हालत खराब है। जयपुर के अलावा किसान संगठनों ने जोधपुर, सीकर, अजमेर और उदयपुर में भी आंदोलन की शुरुआत की। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ करने के बाद नई सियासत शुरू हो गई है और अब यहां मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है, जिसे हवा खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। फडणवीस से जब राज्य में मध्यावधि चुनाव पर सवाल हुआ तो इशारों में शिवसेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो सरकार गिरा देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। अगर कोई हमें मध्यावधि चुनाव के लिए मजबूर करेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होंगे। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक शिवसेना अब मध्यावधि चुनाव पर नरम पड़ गई। शेतकऱ्याला कर्जमुक्त न करता या विषयाला कुठेतरी फाटा देण्यासाठी आम्हाला उचकवणं। किसान आंदोलन के दौरान शिवसेना ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी, लेकिन कर्ज माफी के ऐलान के बाद अब फडणवीस का पलड़ा भारी दिख रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत को समन। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राज्यसभा सांसद और दैनिक सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत को गवाही के लिए समन भेजा। संजय राउत को 23 जून को 10 बजे कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। आपके ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खुद आरोपों के घेरे में है। उन पर संगरूर के किसान ने 20 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। नॉर्वे में डायमंड लीग में लॉन्ग जंप के दौरान एक महिला खिलाड़ी का विग गिर गया, जिसके बाद उसने जंप पूरी करने के बाद अपना विग लगाया। अमेरिका के नाइग्रा फॉल के ऊपर वॉलेंडा ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। वॉलेंडा हेलीकॉप्टर से अपने दांतों के बल पर लटकी रही। लंदन के मेयर सादिक खान को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सादिक खान ग्रेनफेल टावर पर आग लगने के बाद मुआयना करने गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के पास आत्मघाती हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। दार्जिलिंग की एक सड़क पर कुछ लोग एक गाड़ी को आग लगाने के बाद गुलेल से पुलिस वालों को निशाना बनाने लगे। ये लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक थे, जो अपने नेता बिमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर छापेमारी के बाद भड़क उठे और विरोध जताने के लिए हिंसा पर उतारू हो गए। दार्जिलिंग में हंगामे के दौरान जीजेएम समर्थकों ने पेट्रोल बम फेंककर कई गाड़ियों में आग लगा दी। दार्जिलिंग के पटलाभास इलाके में एक सड़क तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग का मैदान बन गई। गोरखालैंड समर्थक जहां पुलिस वालों को निशाना बनाकर गुलेल से पत्थर फेंक रहे थे, तो वहीं पुलिस भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रही थी। लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने कई हवाई फायर किए और आंसू गैस के गोले भी दागे। दार्जिलिंग में पुलिस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए समर्थकों ने कालिम्पोंग जिले के एक थाने में आग लगा दी, जिसकी बड़ी वजह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर पड़ा छापा थी। दार्जिलिंग में पुलिस ने जब बिमल गुरुंग के दफ्तर का ताला तोड़कर छापा मारा तो वहां से कई तरह के हथियार और लाखों की नकदी बरामद की गई। इनमें धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, फरसा, खुकरी, हसिया, चाकू और बेसबॉल बैट समेत एक क्रॉसबो भी जब्त किया गया। सबकी नजर क्रॉसबो पर ही थी। पुलिस वाले भी इसकी पड़ताल करने लगे। हालांकि पुलिस ने जब बिमल गुरुंग के घर छापा मारा तो वो वहां मौजूद नहीं थे। छापेमारी की कार्रवाई के बाद पुलिस ने दार्जिलिंग में जीजेएम के दफ्तर को सील कर दिया। साथ ही जीजेएम की युवा इकाई की रैली करने की इजाजत भी नहीं दी, जिसके बाद दार्जिलिंग में हिंसा भड़क उठी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की महिला कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने लगी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई को सोची समझी साजिश बताया। जीजेएम के मुखिया बिमल गुरुंग के घर पड़े छापे पर पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा, पुलिस के जरिए छापे मरवाकर पश्चिम बंगाल सरकार गोरखालैंड आंदोलन को दबाना और हमें डराना चाहती है। गोरखा लोगों की एकजुटता देखकर ममता सरकार हिल गई है और गुरुवार को पड़ा छापा गोरखा एकता पर सीधा हमला है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, दे वांट टू सप्रेस अस यूज पुलिस फोर्स। गोरखालैंड की मांग पर जीजेएम के अनिश्चितकालीन बंद को 4 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में डर की वजह से दार्जिलिंग घूमने आए पर्यटक अब मेघालय का रुख करने लगे हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच के विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मध्यस्थता की पेशकश की खबरों को भारत ने झूठ करार दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि रूस ने भारत के सामने मध्यस्थता की कोई पेशकश नहीं की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कार्यालय ने ऐसी किसी भी पेशकश से इनकार किया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वो गलत बातों को न फैलाए। कजाकिस्तान में एक अंतरिक्ष यान आग उगलते हुए आसमान की ओर बढ़ने लगा। रूस के इस यान को 3 टन जरूरी सामान के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। इससे पहले जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, वैसे ही यान से धुआं निकलने लगा और गिनती खत्म होते ही यह अंतरिक्ष यान आग की लपटें छोड़ता हुआ तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगा। इस यान में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है। ये रूस का मालवाहक यान है, जिसमें खाने पीने और ईंधन सहित कई जरूरी चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजी गई हैं। ये सारा सामान वहां रह रहे अंतरिक्ष यात्रियों के इस्तेमाल के लिए भेजा गया है। रूस के मुताबिक ये यान इस साल दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रहेगा। और मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट आज 1993 बम धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 6 आरोपियों पर फैसला सुना सकती है। टाडा कोर्ट 100 आरोपियों को पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। 12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जानें चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्नीस सीरियल ब्लास्ट आखिरकार क्या है, ये भी जरा आपको समझाते हैं। मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 धमाके हुए। इस बम धमाके में 257 लोगों की मौत हुई, 700 लोग के करीब लोग घायल हुए। टाडा कोर्ट 100 आरोपियों को दोषी ठहरा चुकी है इस पूरे मामले में। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है। इस करार के तहत दोनों कंपनियां मिलकर कम प्रदूषण करने वाला ईंधन बनाने की दिशा में काम करेंगी। इस करार के मुताबिक दोनों कंपनियां अगले 3 से 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। हवाई जहाजों में भरने वाले ईंधन के विस्तार पर काम करेंगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए हवा में कम कार्बन छोड़ने वाला ईंधन विकसित करेंगी। दोनों कंपनियों के बीच रिटेल ईंधन बेचने पर भी करार हुआ है। दावा है कि इस करार के बाद भारत दुनिया की 3-4 बड़े तेल बाजारों में एक हो जाएगा। And have been looking at more opportunities for strengthening the partnership between Reliance and BP and developing the energy markets in India and the new energy policy which is likely to come gives us a framework for that. आज से पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बदलेंगे।